हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स है उसका जो बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें जो हमारा चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन का पार्ट 5 देखने वाले हैं। इसके पहले हम 4 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन को जो है कंप्लीट कर लिया है ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, हाउ वी डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, व्हाट आर प्रोपेंसिटी टू सेव एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये सारे जो टॉपिक्स है वो ऑलरेडी हम लोग जो है कवर कर चुके हैं एंड आई होप सो कि आप लोगों ने वो वीडियोस देख लिए हैं। नाउ इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, क्या रीजंस होते हैं फॉर एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड, ऑल्सो उन्हें कैसे क्योर किया जा सकता है, कैसे उन्हें ठीक किया जा सकता है, इसे भी जो है हम लोग समझने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं विथ एक्सेस डिमांड। अब देखो एक्सेस डिमांड जैसे कि उसका नाम बता रहा है कि डिमांड का ज्यादा हो जाना, ठीक है। तो जब आपकी डिमांड ज्यादा हो जाती है, कहां से, जो आपकी प्लान्ड डिमांड थी, ठीक है, उससे अगर आपकी एक्चुअल डिमांड ज्यादा हो जाए तो दैट वुड बी दी एक्सेस डिमांड। अब देखो क्या होता है कि जब भी हम इक्विलिब्रियम लेवल की बात करते हैं तो वहां पर जब हम इक्विलिब्रियम को देख भी रहे हैं तो उसमें जो हम एडी और एएस लेते हैं वो कैसे लेते हैं, प्लान्ड लेते हैं। प्लान्ड एडी है और प्लान्ड एएस है, ये दोनों जहां पर इक्वल होते हैं वो इक्विलिब्रियम लेवल कहलाता है। ऑल राइट, हम एक्चुअल वैल्यूज को नहीं लेते, हम प्लान्ड वैल्यूज को लेते हैं। नाउ प्लान्ड वैल्यूज तो एडी इज इक्वल्स टू एएस होती ही है। अब क्या हुआ कि पता चला कि एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअल में जो एडी है वो ज्यादा हो गया है एएस से, ठीक है। एएस किसके अकॉर्डिंग रहा, प्लान के हिसाब से रहा। सारे प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि इतनी इतनी डिमांड होगी तो उस हिसाब से हमें इतना इतना सप्लाई करना है, तो उन्होंने इतना सप्लाई किया, ठीक है, जितना उन्हें करना था प्लान के बेसिस पर कि वो एडी को मैच कर दे। लेकिन हमें बाद में पता चला कि एक्चुअली में जो डिमांड है वो तो ज्यादा हो गई है। तो अब ये डिमांड क्या हो गई, ये डिमांड ज्यादा हो जाएगी इस सप्लाई से, तो एडी इज मोर देन एएस वाला कंसेप्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो वी विल से कि एक्सेस डिमांड एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपकी जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो बिगर होती है फ्रॉम योर प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। ऑल्सो वी कैन से कि ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन जिसमें आपकी एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन। ऑल राइट, अब एक्सेस डिमांड में हम लोग देखते हैं इन्फ्लेशनरी गैप को। देखो क्या हुआ, ये ग्राफ हमें पता है ऑलरेडी, वी नो कि एक जो हमारी एएस की लाइन रहेगी दैट इज 45 डिग्री का जो है इंक्लिनेशन ये बनाने वाली है। उसके बाद में हमारे पास में ये प्लान्ड एडी है सी प्लस आई, ठीक है, ये आपका प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है। ये दोनों जहां पर मीट कर रहे हैं ई पॉइंट पर, दैट वुड बी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। आई एम अज्यूमिंग कि आप प्रीवियस वाले जो पार्ट्स हैं वो देख चुके हो, ये सारी चीजें हम लोगों ने उसमें पढ़ी थी, ठीक है। तो अगर आपके बाउंसर जा रहा हो तो एक काम करना, पहले प्रीवियस वाला वीडियो देखना और फिर इस पर आना, ठीक है। तो ये होता है आपका जो ई है दैट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। नाउ ये वाला जो एडी है ना स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट, दिस इज जो आपने प्लान किया था वो, ठीक है। बट एक्चुअल में जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या होगा, वो ज्यादा है आपके किससे, प्लान्ड वाले एडी से। तो ये हम एक और जो है अपना एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनाएंगे, जो कि ये डॉटेड लाइन आप देख सकते हो, दैट वुड बी एडी 1, ठीक है। अब ये यहां पर एक पॉइंट हमने लिखा, ये जो गैप है ना किसके बीच में, प्लान्ड और एक्चुअल के बीच में, ये जो गैप है दिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लेशनरी गैप। अब इसे इन्फ्लेशनरी ही क्यों बोला गया, इस गैप को इन्फ्लेशनरी क्यों बोला गया, उसके पीछे का सिंपल सा रीजन है। वी नो कि जब आपकी डिमांड ज्यादा हो जाती है सप्लाई से तो प्राइस पर क्या इफेक्ट होता है, अगर डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से तो प्राइस विल राइज, ठीक है। जब प्राइस राइज होता है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। ऑल राइट, इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। तो इसीलिए जो गैप आ रहा है वो कौन सा है, इन्फ्लेशनरी गैप है। ऑल राइट, आई होप सो जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा कि इन्फ्लेशनरी गैप कब अराइज होगा, जब एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन आप लोगों की कंट्री में प्रिवेल करेगी। और इन्फ्लेशनरी गैप क्यों है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है उसका रिजल्ट है ये, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली जो एक्सेस डिमांड है उसका पूरा कंसेप्ट।
So excess demand refers to a situation when aggregate demand, that is AD, is more than the aggregate supply corresponding to full employment level of output in the economy. ठीक है, हम full employment level output के corresponding ही बात करेंगे. It gives rise to inflationary gap. अब inflationary gap क्या होता है? आपको दोनों डेफिनेशन आना चाहिए, एक्सेस डिमांड की क्या होती है और इन्फ्लेशनरी गैप के क्या होता है, ये दोनों चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए. ठीक है, सो इन्फ्लेशनरी गैप रिफर्स टू द गैप बाय व्हिच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ठीक है, सो इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी बिकॉज दिस लीड्स टू अ राइज इन जनरल प्राइस लेवल इन द ऑफ द इकोनॉमी. ठीक, इन्फ्लेशनरी नाम क्यों है वो भी हमने जो है यहाँ पर देख लिया है. ऑल राइट, सो दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड. नाउ क्या रीजंस है एक्सेस डिमांड के पीछे? दैट मींस अगर हम लोग अपनी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड देख रहे हैं तो उसके पीछे के क्या रीजंस हो सकते हैं. सो फर्स्ट वी हैव द राइज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है? टेंडेंसी टू कंज्यूम. तो राइज होना किसमें? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में. मतलब कि अब जो है, जो लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो ज्यादा कंज्यूम करना चाह रहे हैं. ठीक है, वो ज्यादा मनी अपना स्पेंड कर रहे हैं फॉर द कंजम्पशन पर्पस. तो जब आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ रही है, इट मींस जो एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी की वो इंक्रीज हो रही है. ठीक है, देन यू हैव रिडक्शन इन टैक्सेस. टैक्सेस के रिडक्शन से क्या होगा? टैक्सेस के रिडक्शन से जो रियल इनकम है ना वो बढ़ेगी. रियल इनकम कैसे बढ़ेगी? एक पर्सन की, या जो उसके पास में जो लेफ्ट ओवर इनकम है ना उसमें इंक्रीज होगा. लाइक ये जो है ये आपकी इनकम को वैसे नहीं बढ़ा रही है, लेकिन क्या कर रही है? अगर रिडक्शन इन टैक्सेस हो रहा है तो आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम रहेगी वो इंक्रीज होगी. ठीक है, जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज होगी, आपकी मनी इनकम नहीं बढ़ी. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, किसी पर्सन की इनकम है 10,000, पहले उसे जो है टैक्स पे करना पड़ रहा था 1,000 का, तो अब उसके पास में डिस्पोजेबल कितना बचा है? 9,000 बचा है. अब मान लो कि टैक्सेस कम कर दिए गए, पर्सन की इनकम इज स्टिल 10,000. ठीक है, टैक्सेस कम कर दिया, अब सिर्फ 100 रुपीज टैक्स पे करना है. ठीक है, तो अब इसकी जो डिस्पोजेबल इनकम रहेगी दैट इज 9,900. तो यहां पर ज्यादा स्पेंडिंग होगी या यहां पर ज्यादा स्पेंडिंग होगी. ठीक है, ये डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हुई है. यहां पर ये जो मनी इनकम है दैट इज सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है. ठीक है, तो विद रिडक्शन इन टैक्सेस जो डिमांड है वो बढ़ सकती है. ऑल राइट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ने से भी जो है डिमांड बढ़ सकती है. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, लेट्स टेक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है इन्होंने कहीं पर इन्वेस्ट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट किया है, ये फ्लाईओवर या रोड बना रहे हैं, तो उनको बनाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी. इन्होंने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया, जब लोगों के पास में पैसा आएगा तो वो उसको स्पेंड भी करेंगे. तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बढ़ने से जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हुई? बढ़ी. सेकेंड चीज, एक तो ये पर्टिकुलर आप बोलोगे आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे इंक्रीज हुए या उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कैसे इंक्रीज हुई. दूसरी चीज, गवर्नमेंट ने जो है क्या किया? रोड बनाना है उन्हें, तो रोड को बनाने में वेरियस रॉ मटेरियल्स चाहिए, सीमेंट चाहिए है, ओके, देन स्टील आयरन जो भी लग रहा है वो सब चाहिए, मशीनरी चाहिए. तो ये सारे रॉ मटेरियल्स को सप्लाई कौन करेगा? फर्म्स करेगी. तो फर्म्स के लिए ये जो डिमांड है वो तो इंक्रीज हुई ना, उतनी सप्लाई नहीं है अभी, तो ये डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया. ऑल राइट, तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से भी जो कंजम्पशन है या वी वुड से जो एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज होते हुए हमें दिखेगी. फॉल इन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स में फॉल होने से एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ी? भाई देखो, इंपोर्ट अगर फॉल हो रहा है, इंपोर्ट इज बेसिकली जो हम फॉरेन कंट्री से गुड्स को मंगा रहे हैं अपनी कंट्री में, तो इंपोर्ट्स क्या हुए? इंपोर्ट्स हुए फॉल. ठीक है, तो इसके फॉल होने की वजह से जो डोमेस्टिक पीपल हैं, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, उनके वांट्स तो फॉल नहीं हो जाएंगे, उनके वांट्स तो उतने ही है, तो उनके जो डिमांड है या उनके जो वांट्स है उसे फुलफिल करने के लिए अब वो क्या करेंगे? वो डोमेस्टिक गुड को जो है क्या डिमांड करने वाले हैं. ठीक है, उनके जो वांट्स है वो अब वो फुलफिल करेंगे फ्रॉम डोमेस्टिक गुड्स. तो डोमेस्टिक गुड्स की जो एग्रीगेट डिमांड है वो राइज हो जाएगी. ऑल राइट, इसीलिए ये इंपोर्ट के फॉल होने से ये पर्टिकुलर इम्प्लीकेशन हम लोग देखेंगे. देन राइज इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, फॉरेनर्स जो है वो ज्यादा हमारे गुड्स को प्रेफर कर रहे हैं या ज्यादा हमारे गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, तो वहां पर भी क्या हो रहा है? वहां से भी जो है एग्रीगेट डिमांड, जो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड है
वो इंक्रीज हो जाती है। देन डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, इशू ऑफ न्यू करेंसी या न्यू नोट्स, ठीक है, तो इसे मैं लिख दूं इशू ऑफ करेंसी। तो अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी, अगर करेंसी इशू की जाएगी, तो ये आपके मार्केट में आने वाली है, इकोनॉमी में आने वाली है। इसकी वजह से जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज होगा। मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स लोगों के पास में जो है, अब अगर ज्यादा मनी रहेगा तो वो परचेज भी ज्यादा करेंगे, वो कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, अल्टीमेटली एक्सेस डिमांड वाली जो कंडीशन है वो प्रिवेल होगी, ठीक है। So these are various reasons for excess demand, ठीक। देन इम्पैक्ट क्या होता है एक्सेस डिमांड का। अब जब भी हम इम्पैक्ट को पढ़ रहे हैं, एक चीज ध्यान रखना है, हमने एक्सेस डिमांड को कौन से एम्प्लॉयमेंट लेवल पर पढ़ा है, फुल एम्प्लॉयमेंट पर पढ़ा है, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुली एम्प्लॉयड हैं, कुछ भी आइडियल नहीं है हमारे पास में, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ पीछे छूट गया हो, सारी चीजें जितने भी रिसोर्सेज है वो क्या है, वो फुली एम्प्लॉयड है, ठीक है। आपके पास में कोई भी रिसोर्स ऐसा नहीं है जो सिर्फ ऐसे ही रखा हो और उसका कोई काम नहीं आ रहा है, सारे रिसोर्सेज कैसे हैं, फुली एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन में अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, तो उसका इंपैक्ट क्या होता है इकोनॉमी पर, ठीक है। So excess demand is not a desired situation because it does not lead to any increase in the level of aggregate supply. क्यों नहीं जो है aggregate supply बढ़ सकता है with increase in aggregate demand? तो simple सा reason is full employment वाली condition है, सारे resources तो employed है, अब हम और extra resources कहाँ से लेकर आएंगे, ठीक है। तो बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई जो है वो उसके मैक्सिमम पर वर्क कर रही है, और उसके बाद भी अगर आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाओगे तो सप्लाई तो नहीं बढ़ेगी। अब उसके अलावा जो दूसरी चीजें होंगी उसे समझते हैं। सो एज द इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। सो एक्सेस डिमांड हैज फॉलोइंग इफेक्ट ऑन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल। सबसे पहले इफेक्ट ऑन आउटपुट, क्या आउटपुट पर कोई इफेक्ट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फुली एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो आउटपुट पर जो है कोई भी आपका जो है इफेक्ट नहीं होने वाला है। सो एक्सेस डिमांड डज नॉट इफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड देयर इज नो आइडियल कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। कम्स ऑन इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, क्या हम और लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सारे लोग जिन्हें काम करना है वो काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो there will be no change, ठीक है, there will be no change in the level of employment as the economy is already at full employment equilibrium and there is no involuntary unemployment. जनरल प्राइस लेवल पर क्या इफेक्ट होगा, प्राइस तो बढ़ेगा ना, ऑब्वियसली बढ़ेगा। हमें पता है जब डिमांड ज्यादा हो जाती है सप्लाई से तो प्राइसेस क्या होते हैं, प्राइसेस राइज होने लगते हैं, एंड प्राइसेस राइज हो रहे हैं इट मींस कि वो क्या है, इन्फ्लेशन है, और इसीलिए हमने उसका टर्म भी इन्फ्लेशनरी गैप रखा है, ठीक है। So excess demand leads to rise in general price level as aggregate demand is more than aggregate supply. All right, तो ये impact होता है excess demand का output, employment और general price level पर, ठीक है। Then comes to deficient demand, तो जो excess demand में पड़ा उसका opposite will be here, that is deficient demand, that is आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो गई है, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं क्या, डेफिशिएंट डिमांड। ऑल राइट, आपकी जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड थी उससे कम आ रही है आपकी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, तो यहाँ पर ये जो सप्लाई है वो हमें ज्यादा दिखेगी, ठीक है, बिकॉज उतनी डिमांड नहीं है। ऑल राइट, so deficient demand refers to a situation when aggregate demand, that is AD, is less than the aggregate supply corresponding to full employment level of the output in the economy, ठीक है। तो ये कुछ इसका डायग्राम बनेगा, आपका जो प्लान एडी है वो ये है और आपका जो एक्चुअल एडी है दैट इज AD1 वो ये है, ठीक है। तो प्लान एडी के हिसाब से दिस इज योर इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब एक्चुअल एडी इसके नीचे आया है तो ये जो गैप है दिस विल बी टर्म्ड एज डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप क्यों बोला गया, देखो बहुत सिंपल सी चीज है, डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस कम होना, ठीक है, प्राइसेस में फॉल होना। सो दिस इज बेसिकली डिफ्लेशन। और डिफ्लेशनरी गैप क्यों आ रहा है,
क्योंकि जब इकोनॉमी में ऐसी कंडीशन होगी कि एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई से, तो ये जो सप्लायर्स हैं ये अपने प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है उसको कम करेंगे, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अनसोल्ड रह जाएंगे। तो अगर उन्हें सेल आउट करना है तो उन्हें प्राइसेस कम करना पड़ेगा, एंड वी नो लॉ ऑफ डिमांड, प्राइसेस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए जो है इकोनॉमी में कौन सी कंडीशन आएगी, ये वाली, दैट इज प्राइसेस जो है वो फॉल होंगे, ठीक है। तो डिफ्लेशन वाली जो कंडीशन है वो हमें देखने को मिलेगी। सो इट गिव्स राइज टू डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप इज द गैप बाय व्हिच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड falls short of aggregate demand required to establish full employment equilibrium. All right, then इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, तो जो आपने रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड पढ़ा है उसका अपोजिट कर देना, यहाँ पर ये रीजंस फॉर डेफिशिएंट डिमांड बन जाएंगे, ठीक है। दैट इज एक को पढ़ो, दोनों के आंसर आप इजीली बता सकते हो। सो डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, क्या हुआ है, डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अब लोग कम जो है कंज्यूम करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसलिए एग्रीगेट डिमांड फॉल हुई है। इंक्रीज इन टैक्सेस, टैक्सेस के इंक्रीज होने से क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो अल्टीमेटली उसका क्या मतलब आया है, उसका सीधा सा मतलब यही आया है कि अब जो अब जो लोग हैं, जो कंज्यूमर्स है, वो कम मनी को स्पेंड करेंगे फॉर द कंजम्पशन पर्पस, ठीक है। So with increase in taxes, disposable income will decrease. Then decrease in government expenditure, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज हो गया हो, ठीक है, गवर्नमेंट अब कम खर्च कर रही है तो अकॉर्डिंगली उस साइड से एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, कम फॉल, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें क्या हो गया, फॉल आ गया है। राइज इन इम्पोर्ट्स, हो सकता है कि हमारे जो लोग हैं वो अब इंपोर्टेड गुड्स को ज्यादा परचेज कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो विद राइज इन, हो सकता है कि राइज इन इंपोर्ट्स जो है दैट कैन बी द रीजन फॉर डेफिशिएंट डिमांड। ये हम पढ़ रहे हैं अपने डोमेस्टिक गुड्स के बारे में, तो डोमेस्टिक गुड्स में जो है डिमांड की क्या देखने को मिली, हमें डेफिशिएंसी देखने को मिली है। फॉल इन एक्सपोर्ट्स, अब जो हम बाहर अभी तक भेज रहे थे, मान लो वो फॉरेनर्स का जो है क्या हो गया है, जो प्रेफरेंस है वो चेंज हो गया, अब वो हमारे प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद रहे हैं, तो वहां से भी क्या हो सकता है, आपकी एग्रीगेट डिमांड फॉल हो सकती है, ठीक है। सो दीज आर वेरियस रीजंस फॉर डेफिशिएंट डिमांड। देन इसका इंपैक्ट क्या होगा, अब देखो फुल एम्प्लॉयमेंट पर काम कर रही है इकोनॉमी, अब ये जो कंडीशन है आपकी डेफिशिएंट डिमांड की, उसमें एडी कम है किससे, एएस से, तो इसका सीधा सीधा इंप्लीकेशन क्या है कि जो प्रोड्यूसर्स है वो अपने सप्लाई को कम करेंगे, सप्लाई इन द सेंस प्रोडक्शन को कम करेंगे, तो इसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। प्रोडक्शन के कम होने की वजह से जो लोग वहां पर काम कर रहे थे उनमें हम लोग क्या देखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट वील से कि एम्प्लॉयमेंट भी कम होने वाला है, क्योंकि अब जो प्रोड्यूसर है वो एक्स्ट्रा लोगों को निकाल देगा कि नहीं अभी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज वो उनके लिए एक्सपेंसिव है, तो इन दैट सेंस एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। सो इफेक्ट ऑन आउटपुट क्या होने वाला है, तो ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड देयर विल बी एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट स्टॉक, it will force the firms to plan for lesser production for subsequent period, as a result planned output will fall, ठीक है। यही चीज की प्रोडक्शन जो वो फॉल होगा क्योंकि ऑलरेडी जो फर्म्स है उनके पास में स्टॉक मेंटेन्ड है, ठीक है। देन एम्प्लॉयमेंट, तो डेफिशिएंट डिमांड कॉजेज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, जो चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई कि एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा, ठीक है, तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये राइज होगा इन द इकोनॉमी ड्यू टू फॉल इन द प्लान्ड आउटपुट। जनरल प्राइस लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जनरल प्राइस लेवल भी फॉल होगा, बिकॉज टू सेल आउट दीज गुड्स और टू क्लियर आउट दी स्टॉक, जो फर्म्स है वो अपने प्राइसेस को क्या करेगी, कम करेगी, ठीक है। सो डेफिशिएंट डिमांड कॉजेस दी जनरल प्राइसेस टू फॉल ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो लैक ऑफ जो डिमांड है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज उसकी वजह से जो है जनरल प्राइस लेवल भी फॉल होगा। तो अब आप लोग ये बोल सकते हो कि मैम डेफिशिएंट डिमांड इज ओके वाली सिचुएशन, यहाँ पर प्राइसेस भी तो कम हो रहा है, इन्फ्लेशन वाली तो कोई कंडीशन ही नहीं है, तो क्या ये एक्चुअल में अच्छी सिचुएशन है, नो नॉट एट ऑल। क्यों नहीं है, ये देखो यहाँ पर क्या कॉज हो रहा है,
इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो अब जो अगर आप डेफिशिएंट डिमांड वाली कंडीशन देखोगे तो उसमें हमें इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीजें बहुत ज्यादा जो है उस पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये पर्टिकुलर जो सिचुएशन है ये भी सही नहीं है। तो ना ही एक्सेस डिमांड इज डिजायर्ड सिचुएशन है, ना ही जो डेफिशिएंट डिमांड है वो डिजायर्ड है। कौन सी सिचुएशन डिजायर्ड है कि ये जो है बराबर चलती रहे, जो इकोनॉमी वो प्रॉपर्ली अच्छे से फंक्शन करे, ठीक है ना। ओ ये जो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड है ये अराइज तो हो गए, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, इन्हें हमें जो है करेक्ट भी करना पड़ेगा। तो अब करेक्ट कौन करेगा, आप या मैं? नहीं, आरबीआई या गवर्नमेंट, ठीक है। आरबीआई और गवर्नमेंट जो है वो मिलकर ये एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को जो है करेक्ट करेंगे। दैट मीन्स जो है सारी चीजें वापस बैक टू नॉर्मल लेकर आएंगे। All right, so measures to correct deficient demand and excess demand. Measures can be of two types. First one is monetary and the second one is fiscal measures. जो भी measures RBI लेती है, those are monetary measures, जो कि हम लोगों ने कहाँ पर पढ़ा है, हमारा जो चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग उसमें पढ़े हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है मॉनेटरी मेजर्स के बारे में, सारे वेरियस जो मॉनेटरी मेजर्स है सब कुछ हमने बहुत डिटेल में पढ़े हैं। देन फिस्कल मेजर्स बेसिकली जो गवर्नमेंट के मेजर्स होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट अंडरटेक करती है टू लाइक करेक्ट दी अनफेवरेबल सिचुएशंस इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो गवर्नमेंट के जो मेजर्स है दोज आर फिस्कल मेजर्स। क्या क्या होते हैं फिस्कल मेजर्स और क्या क्या होते हैं मॉनेटरी मेजर्स, वो दोनों ही हम लोग देख लेते हैं। तो monetary measures, so in a situation of excess and deficient demand, the RBI uses various instruments of monetary policy. It refers to economic policy of the government relating to currency and credit money. तो जो instruments है they can be of two types. First one is quantitative instruments and second one is qualitative instruments. जहां पर सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि कोई इंटरेस्ट रेट वगैरह चेंज किए गए हैं तो वो आते हैं आपके क्वांटिटेटिव में, एंड क्वालिटेटिव वो होते हैं जहां पर डायरेक्टली जो है ना आरबीआई मतलब डायरेक्टली फोर्स नहीं कर रही है दैट अच्छा इतना इंटरेस्ट रेट कर दिया या ऐसा कुछ। आरबीआई जो है वो समझाती है, वो जो है वेरियस जो बैंक्स है उन्हें बताती है कि क्या चीज जरूरत है और उन्हें एक्ट करवाती है इन दैट मैनर, ठीक है। वो होते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब वन बाय वन हम इन्हें देख लें तो सबसे पहले आता है बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट पॉलिसी बेसिकली क्या होता है, रिवाइज करते चलना, बैंकिंग मनी एंड बैंकिंग वाला जो चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे से हमने सारी चीजें पढ़ी है। बैंक रेट पॉलिसी इज बेसिकली व्हाट, जो कमर्शियल बैंक्स हैं दे बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई, ठीक है। आरबीआई से उन्होंने मनी को बोरो किया है। अब अगर उन्होंने मनी को बोरो किया है तो दैट मीन्स कि इन्हें क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। जो भी मनी बोरो करता है उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो ये पे करेंगे इंटरेस्ट। ऑलराइट, ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है दिस इज नोन एज बेसिकली बैंक रेट, ठीक है। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा दैट इज द बैंक रेट। सो इन द इट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम सेंट्रल बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज, ठीक है। नाउ जो सिचुएशन है डेफिशिएंट डिमांड की, डेफिशिएंट डिमांड मतलब कि डिमांड कम हो रही है। लोग डिमांड क्यों कम कर रहे होंगे, क्योंकि उनके पास में मनी की कमी होगी, ठीक है। इन शॉर्ट वील से कि इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो कम है, इस मनी सप्लाई को इंक्रीज करवाना है तो आरबीआई क्या सोचेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो मनी को बोरो करें ताकि जो है उस बोरोड मनी को आगे यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो आरबीआई का मोटिव डेफिशिएंट डिमांड में क्या रहेगा, बोरोइंग को बढ़ाना। तो तब आरबीआई अपना जो बैंक रेट है उसे कम कर देगी। बैंक रेट को कम करने से ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थोड़ा कम रहेगा। अल्टीमेटली जो जनरल पब्लिक है वो उन्हें भी कम रेट्स पर जो है क्या देंगे, लोन्स देंगे। तो जब हमें कम रेट्स पर लोन मिलते हैं तब हम ज्यादा प्रेफर करते हैं लोन लेना, ठीक है, बिकॉज इंटरेस्ट पे करना बहुत ही जो है ना लाइक भारी काम होता है। तो इसीलिए जब हमें कम इंटरेस्ट पे करना होता है तो हम ज्यादा लोन्स जो है लेना चाहते हैं या उस साइड हमारा इंक्लिनेशन ज्यादा रहता है। तो इन डेफिशिएंट डिमांड जो इंटरेस्ट रेट है उसे कम किया जाएगा, ठीक है। सो द आरबीआई रिड्यूसेस द बैंक रेट और मार्केट इंटरेस्ट रेट, इट मेक्स द क्रेडिट चीपर, इट एनकरेजेस पीपल टू बोरो मनी फ्रॉम द बैंक्स, इट इज आल्सो कॉल्ड चीप मनी पॉलिसी, ठीक है। जब इंटरेस्ट रेट को कम किया गया तो उसे क्या कहा, उसे हम क्या बोल सकते हैं, चीप मनी पॉलिसी भी कह सकते हैं, ठीक है। देन कम्स टू इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड। अब एक्सेस डिमांड है, ऑलरेडी डिमांड ज्यादा है, दैट मींस ऑलरेडी जो है इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा होगा।
अब जरूरत है कि मनी सप्लाई को कम किया जाए। तो मनी सप्लाई को कम कैसे किया जाएगा? ये जो बोरोइंग्स वगैरह है उन्हें थोड़ा महंगा बना दो, ताकि लोग जो है कम मनी को बोरो करेंगे। जब वो कम मनी बोरो करेंगे तो धीरे धीरे करके जो इकोनॉमी है उसमें जब एक्स्ट्रा मनी और इंजेक्ट नहीं होगा तो वो धीरे धीरे करके वो जो सिचुएशन है वो थोड़ी ठीक होने लगेगी। ठीक है, तो जब एक्सेस डिमांड है तो बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया जाएगा। सो द आरबीआई इंक्रीजेस द बैंक रेट और इंटरेस्ट रेट व्हिच मेक्स द क्रेडिट डियर। क्रेडिट को क्या बना देती है? डियर बना देती है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा जो है मूल्यवान बना देती है उसको, कि यार ये बहुत ज्यादा जो है ना डियर हो गया है। ओके, सो क्रेडिट जो है वो डियर बन जाता है, दैट मीन्स वो बहुत ही ज्यादा जो है एसेंशियल, या और वी कैन से कि बहुत ही एसेंशियल काम हो, बहुत ही जरूरी काम हो तो ही हम उसे लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। ठीक है, सो इट डिस्करेजेस पीपल टू बोरो मनी फ्रॉम द बैंक. People prefer to deposit in banks, thus their purchasing power goes down, which reduces the aggregate demand. It is called dear money policy. इसे जो है dear money policy भी कहते हैं। All right. Then open market operation, इसका मतलब बेसिकली क्या है कि जो गवर्नमेंट है ना वो अपनी सिक्योरिटीज वैसे भी आरबीआई के पास में रखती है, तो आरबीआई जो है ना गवर्नमेंट के बिहाफ पर इनकी जो सिक्योरिटीज है उसे सेल करती है या फिर परचेज करती है, जैसे भी पर्टिकुलर कंडीशन है उस हिसाब से। ठीक है, सेल और परचेज किसको करेगी? तो कमर्शियल बैंक को या जनरल पब्लिक को। अब मान लो इकोनॉमी में ऑलरेडी जो है मनी सप्लाई हाई है। ठीक है, अगर मनी सप्लाई हाई है इट मींस कि एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन है, तो ऐसे केस में आरबीआई ये सोचेगी कि इकोनॉमी से जो मनी सप्लाई है या जो मनी है उसे क्या कर लिया जाए, उसे जो है विड्रॉ कर लिया जाए। तो विड्रॉ करने के लिए आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल करेगी। ठीक है, आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल करेगी, क्योंकि इससे क्या होगा, यहाँ पर जो कमर्शियल बैंक्स या फिर जो जनरल पब्लिक है वो इन सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए जो मनी है वो किसको देगी? आरबीआई को देगी। तो जो एक्सेस मनी इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है वो आरबीआई के पास में चला जाएगा, तो अल्टीमेटली एक्सेस डिमांड वाली जो कंडीशन है वो थोड़ी क्योर हो पाएगी। अब मान लो इसका अपोजिट हो रहा है, दैट इज इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो लो चल रही है, डेफिशिएंट डिमांड वाली जो है कंडीशन है। ठीक है, तो अब आरबीआई क्या करेगी? ये जो सिक्योरिटी सेल की थी उसको परचेज कर लेगी। जब आरबीआई परचेज करेगी तो आरबीआई जो है वो मनी सेंड करेगी टू कमर्शियल बैंक और टू जनरल पब्लिक। अल्टीमेटली इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो राइज हो जाएगा। So in the situation of deficient demand, the aim of the RBI is to encourage investment activities. It buys security. ठीक है, deficient demand में क्या हो रहा है? Security buy की जाएगी from the open market and releases funds for the banks and the individuals. This increase the investment activities in the economy. ठीक है, then in a situation of excess demand क्या रहेगा? तो RBI sells eligible securities in its possession to commercial banks so that commercial banks cash is blocked with them and their capacity to offer loan will be reduced. ठीक है, तो इनकी जो कैपेसिटी है लोन देने की वो रिड्यूस हो जाएगी। ऑल राइट, तो जब सेल किया जाएगा कौन सी कंडीशन में? एक्सेस डिमांड में, और बाय किया जाएगा इन डेफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन। ठीक है, देन कैश रिजर्व रेशियो, दिस इज बेसिकली जो कंपलसरी रिक्वायरमेंट्स हैं या जो कंपलसरी प्रपोर्शन है जो कि कमर्शियल बैंक को एज इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ता है। किसके पास में? रिजर्व बैंक के पास में। ठीक है, दैट इज उनके डिपॉजिट्स का एक कंपलसरी पोर्शन जो है या प्रपोर्शन जो है या और वी कैन से जो परसेंटेज है उसके इक्वल का अमाउंट जो है आरबीआई के पास में डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। अब अगर एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन है, दैट मींस मनी सप्लाई ऑलरेडी हाई है, तो ऐसे केस में जो सीआरआर है उसे इंक्रीज कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी में मनी सप्लाई है। अगर सीआरआर इंक्रीज होगा तो जो बैंक्स हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, उनकी क्रेडिट क्रिएशन पावर क्या होगी? कम होगी। ठीक है, जब उनकी क्रेडिट क्रिएशन पावर कम होगी दैट मींस वो कम लोन्स देंगे, कम क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे, तो जो एक्सेस मनी सप्लाई है वो कंट्रोल में आते जाएगा। जब हम डेफिशिएंट डिमांड की बात करते हैं तो तब ये जो सीआरआर है इसे रिड्यूस कर दिया जाएगा। अब बैंक्स को कम प्रपोर्शन ऑफ मनी आरबीआई के पास में एज इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व रखना पड़ेगा, तो जो कमर्शियल बैंक्स है वो जितना भी बचा हुआ अमाउंट है उसको क्या करेगी? उसको लोन दे देगी टू वेरियस जो है पीपल। ठीक है, तो ऐसे केस में मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होने लगेगी इन द इकोनॉमी। ऑल राइट, सो ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड आरबीआई रिड्यूसेस द सीआरआर,
The result of reducing CRR will increase cash reserves with the bank which can be offered for credit. The bank credit creation power increases. ठीक है, जो बैंक की क्रेडिट क्रिएशन पावर है वो इंक्रीज होगी in the condition of deficient demand. Then comes to in the situation of excess demand, तो RBI raises CRR. ठीक है, RBI जो है वो CRR को रेज करेगी जब हम excess demand की सिचुएशन की बात कर रहे हैं. So this will reduce the cash deposits left with the commercial bank to be loaned out. ठीक है, तो ये रिड्यूस करेगा जो भी कैश डिपॉजिट कमर्शियल बैंक्स के पास में है, तो उससे जो है ये कम लोन्स दे पाएंगे. ऑल राइट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द कैश रिजर्व रेशियो. ठीक है, देन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये जो LRR होता है उसका पार्ट है व्हाट, CRR एंड SLR. ठीक है, तो जो इम्प्लीकेशन आपने CRR में देखे सेम वुड बी SLR. SLR में जो रिजर्व्स है वो बैंक्स को खुद ही के पास में मेंटेन करके रखना है, RBI के पास में नहीं मेंटेन करना है. ठीक है, तो SLR में ये पर्टिकुलर कंडीशन रहती है. अब SLR में भी सेम जो है चीज चलेगी, अगर एक्सेस डिमांड है तो SLR को बढ़ा दो, अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो SLR को डिक्रीज कर दो. ठीक है, सो RBI रिड्यूसेस SLR इन सिचुएशंस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड. ठीक है, SLR को कब रिड्यूस किया गया, जब डेफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन है. दिस विल हैव एक्सपांशनरी इफेक्ट ऑन द क्रेडिट पोजीशन ऑफ द बैंक्स, एंड जब एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है तो SLR जो है वो रेस किया जाएगा. ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझाई है इन द चैप्टर मनी एंड बैंकिंग. तो अगर कहीं पर थोड़ा बहुत भी डाउट लगे ना, एक बार वो चीज पढ़ लेना. So it results in reduction of surplus cash reserves of the commercial bank which can be offered for credit. This will discourage credit in the economy. ठीक है, ये discourage करेगा credit in the economy. क्यों? क्योंकि अब जो है ज्यादा अमाउंट एज इन द फॉर्म ऑफ SLR रख दिया और ये कंपलसरी है कि उतना प्रपोर्शन आपको रखना ही पड़ेगा, तो फिर जो है बैंक्स कम मनी को क्रिएट कर पाएंगी. ठीक है, देन आते हैं कुछ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पर. तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में फर्स्ट वी हैव द मार्जिन रिक्वायरमेंट. मार्जिन रिक्वायरमेंट इज सिंपल थिंग, आप जो सिक्योरिटी लेकर गए हो, जो कि आप एज इन द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज रखने वाले हो बैंक के पास में, उस सिक्योरिटी की अमाउंट और जो लोन अमाउंट आपको दिया गया है उसमें कुछ डिफरेंस होता है. ठीक है, और वो जो डिफरेंस होता है दैट इज टर्म्ड एज मार्जिन रिक्वायरमेंट. ठीक है, जैसे कि आप सिक्योरिटी लेकर गए ऑफ 10 लाख एंड आपको लोन दिया गया है 9 लाख का, तो 1 लाख इज दी मार्जिन रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये बेसिकली क्यों रखती है बैंक्स, ताकि इफ इन केस इन फ्यूचर में अगर आप लोन वापस जो है रीपे ना कर पाओ, तो ऐसे केस में वो क्या कर सके, उस मनी को जो है जो लोन आपको दिया था उस लोन के मनी को वो लोग जो है ले सके इन सिक्योरिटीज को सेल आउट करके. ठीक है, अब हो सकता है कि इन फ्यूचर सिक्योरिटीज की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाए, इसीलिए कुछ अमाउंट जो है वो इसलिए रखा जाता है कि बैंक्स जो है वो लॉस में ना जाए. ठीक है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स जो है वो हर एक टाइप के लोन में जो है मेंटेन करके रखी जाती है. ऑल राइट, अब अगर एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन है, चलो पहले डेफिशिएंट लेते हैं. अगर डेफिशिएंट डिमांड वाली कंडीशन है दैट मींस इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो क्या है, कम है, इसे इंक्रीज करना है, लोगों को एनकरेज करना है कि वो लोग लोन ले, तो ऐसे केस में जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसे कम किया जाएगा. ठीक है, दैट इज जितना हम लोन के लिए सिक्योरिटी लेकर जा रहे हैं उसका जो है ना कम ही प्रपोर्शन वो मार्जिन रखेंगे और मेजर प्रपोर्शन जो है वो हमें लोन पर दे देंगे, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम किया जाएगा. दिस विल एनकरेज बोरोवर्स कि वो क्या करें, वो जाकर लोन ले ले. ठीक है, so there will be reduction in margin requirement in a situation of deficient demand. It implies that borrowers will get more credit against their securities. It will encourage borrowings. ठीक है, this will encourage borrowings. Then margin requirement is raised to correct the situation of excess demand. excess demand को अगर करेक्ट करना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को रेज किया जाएगा. दैट मीन ज्यादा मार्जिन जो है वो रखा जाएगा. इसकी वजह से जो बोरोवर्स है वो डिस्करेज होंगे कि हम इतनी हाई वैल्यू की सिक्योरिटी ले जा रहे हैं और हमें लोन जो है वो थोड़ा सा ही मिल रहा है, तो ऐसे केस में जो बोरोवर्स है वो मनी को बोरो नहीं करेंगे. ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन है ये क्योर हो पाएगी. ठीक है,
देन मोरल सुएजन, तो मोरल सुएजन इज बेसिकली आरबीआई जो है वो एडवाइस देती है, वो सजेस्ट करती है, वो बताती है कमर्शियल बैंक्स को कि उन्हें क्या करना है, ठीक है। वो इट इज अ काइंड ऑफ परसुएशन, दैट इज वो परसुएड करती है सारी कमर्शियल बैंकों की वो एक्ट करे इन अ मैनर जैसे आरबीआई चाहती है, लेकिन ये कंपल्जन नहीं होता इसके अंदर। अगर आप नहीं उस हिसाब से एक्ट करोगे तो आपके ऊपर जो है कोई भी पेनाल्टी नहीं लगेगी, लेकिन कमर्शियल बैंक्स जो है आरबीआई की बात मानती ही है, क्योंकि सिंपल सी चीज है कि पापा से पंगा नहीं लेना है हमें, ठीक है। तो इसीलिए जो है कमर्शियल बैंक्स जो है वो आरबीआई की बात मान लेती है। सो इन दिस आरबीआई इश्यूज डायरेक्टिव टू बैंक टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पर आरबीआई जो है वो कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस देगी कि ज्यादा से ज्यादा जो है लोन्स प्रोवाइड किए जाएं। सो द आरबीआई इश्यूज इंस्ट्रक्शंस टू मेंबर बैंक्स to increase the availability of credit to borrowers for non-essential purposes also, ठीक है। तो जो नॉन एसेंशियल पर्पसेस हैं उन पर भी लोन दिया जाए, ऐसा ये आरबीआई जो है वेरियस बैंक्स को कहती है। जब एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन है तो वो उन्हें ये चीज एडवाइस करती है कि कम से कम लोन दिया जाए। तो आरबीआई इंपोजेस रेस्ट्रिक्शंस ऑन कमर्शियल बैंक्स ऑन ग्रांटिंग लोन्स, ठीक है। तो कुछ इस वे से जो आरबीआई है वो क्या करती है, क्रेडिट को कंट्रोल करती है। देन वी हैव सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की कुछ सेक्शंस में जो है क्रेडिट को कंट्रोल किया, कहीं पर नहीं किया, इस वे से, ठीक है। तो जहां पर बहुत जरूरी है एक्सेस डिमांड में भी, अगर मतलब एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन है और बैंक के पास में कोई पर्सन आता है टू टेक लोन और बैंक को लग रहा है कि नहीं ये जेन्युइन है और जरूरी है तो उन्हें लोन दे दो। जो लग रहा है कि नहीं ये पोस्टपोन हो सकता है उसे लोन मत दो, उसके लिए कुछ अलग जो है आपकी पॉलिसीज फ्रेम कर लो कि नहीं उनके लिए इंटरेस्ट रेट उन्हें ज्यादा बता दो। तो इस वे से क्या हो सकता है, इस वे से जो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है इससे भी जो एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड वाली कंडीशन है वो कंट्रोल की जा सकती है, ठीक है। So it refers to a method in which the central bank gives direction to other banks to give or not to give credit for certain purposes to particular sectors. It imposes rationing of credit to prevent excessive flow of credit. All right. Then we have some fiscal measures. अभी तक जो है हमने वेरियस क्या पढ़ लिए, हमारे जो आरबीआई के मेजर्स थे दैट वाज द मॉनेटरी मेजर्स जो थे। अब देखते हैं कुछ फिस्कल मेजर्स को। फिस्कल मेजर्स आर बेसिकली जो गवर्नमेंट के मेजर्स है, जो गवर्नमेंट चीजें अंडरटेक करती है वो वाली, ठीक है। So fiscal policy is the government's revenue and expenditure policy. In situation of excess demand, government uses various instruments of fiscal policy to reduce budgetary deficit, ठीक है। So budgetary deficit is excess of government expenditure over government revenue. इस चीज को आप लोग और डिटेल में पढ़ोगे इन दी नेक्स्ट चैप्टर, जो कि कंप्लीटली किस पर है, गवर्नमेंट बजट पर बेस्ड है, ठीक है। तो जो बजटरी डेफिसिट है उसको फुलफिल या उसको कवर अप करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो वेरियस फिस्कल पॉलिसीज को भी अंडरटेक करती है। अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो क्या हो सकती है, गवर्नमेंट के पास में दो चीजें हैं, एक साइड होता है रेवेन्यू, एक साइड होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स को ही क्या करती है, रेगुलेट करती है, उन्हीं में जो है प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी और उसी से क्या होता है जो वेरियस मेजर्स है, जो वेरियस जो एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड है उसे ठीक किया जाता है, उसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले रेवेन्यू पॉलिसी की बात की जाए, दैट मींस गवर्नमेंट के पास में जहां से पैसा आता है, तो रेवेन्यू पॉलिसीज में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका टैक्सेशन पॉलिसी जो होती है गवर्नमेंट की, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट को जो है लग रहा है कि इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन है तो गवर्नमेंट क्या कर ले, टैक्सेस को बढ़ा दे, ओके, अपनी जो सब्सिडीज है उन्हें कम कर दे, ऑलराइट। देन अगर लग रहा है गवर्नमेंट को डेफिशिएंट डिमांड वाली कंडीशन है तो उस टाइम पर गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को कम कर सकती है, अपने सब्सिडीज वगैरह को बढ़ा सकती है, जिससे कि मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में वो मेंटेन रहे। So in a situation of deficient demand, the government reduces taxes, ठीक है, government should reduce taxes. It will increase disposable income of the buyers and hence the purchasing power of the people, and they will spend more on consumption of goods and services. Sorry, thus aggregate demand will rise, ठीक है। तो जो रेवेन्यू पॉलिसी है उसके हिसाब से जब डेफिशिएंट डिमांड वाली कंडीशन है तब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, टैक्सेस को रिड्यूस कर दो ताकि लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज हो जाए। एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है तो गवर्नमेंट को जो है रेज करना चाहिए दी रेट्स ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक है, सारे टैक्सेस के जो रेट्स है वो बढ़ा दो। तो इससे क्या होगा, इससे जो मनी सप्लाई एक्सेस चल रही है वो कंट्रोल में आ जाएगी। दिस रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल एंड रिड्यूसेस बोथ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, ठीक है।
देन यू हैव एक्सपेंडिचर पॉलिसी, तो अगर एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन है तो गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स कम कर देने चाहिए, अगर डेफिशिएंट डिमांड वाली कंडीशन है तो गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ा देने चाहिए, ठीक है। So in a situation of deficient demand, the government should raise its expenditure, ठीक है। deficient demand में expenditure को क्या करो, raise करो, आप expenditure incur करोगे, उसकी वजह से aggregate demand क्या होगी, rise होगी। So this will raise the level of employment, it will in turn increase the wages and the purchasing power, thus aggregate demand will rise. All right, then in a situation of excess demand, government reduces its public expenditure, it will result in fall in demand for goods and services. The fall in government expenditure should be equal to the inflationary gap, ठीक है। तो एक्सेस डिमांड में गवर्नमेंट को जो है अपने जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उनको रिड्यूस कर दो, और कहां तक रिड्यूस करो, जितना आपका इन्फ्लेशनरी गैप है उतना, ठीक है। दैट मीन्स जो मनी सप्लाई है उसको वापस जो है एक जो बैलेंस्ड लेवल है उस पर ले आओ कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाए, ठीक है। सो दीज आर वेरियस फिस्कल मेजर्स। देन द लास्ट वन जो फिस्कल मेजर में आता है दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है इशू ऑफ न्यू करेंसी, ठीक है, या न्यू नोट्स। ऑलराइट, दिस इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है, दैट मीन्स मनी सप्लाई को इंक्रीज करने की जरूरत है, तो उस टाइम पर जो है न्यू करेंसीज को क्या किया जाए, प्रिंट किया जाए। एक्सेस डिमांड में ऑलरेडी मनी सप्लाई ज्यादा चल रही है इकोनॉमी में, तो कोई भी काइंड ऑफ न्यू करेंसी जो है वो इशू ना की जाए, ठीक है। सो टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड, गवर्नमेंट शुड टेक रिसोर्ट टू deficit financing or printing of notes to increase purchasing power of the economy. In order to correct excess demand, government should reduce the deficit financing or printing of notes to bring the excess demand down. All right, I guess ये सारे measures जो हैं आप लोगों को अच्छे से clear है। वेरियस फिस्कल मेजर्स और जो आपके मॉनेटरी मेजर्स थे ये सारे आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, एंड जो एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड का कंसेप्ट है ये भी अच्छे से क्लियर है। विद दिस हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट के एंड पर आ जाते हैं, और इस पार्ट के साथ साथ में ये जो चैप्टर है उसे भी हम लोग कर लेते हैं कंप्लीट। आई होप सो ये पूरा चैप्टर जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा। इस वीडियो की तरह आप लोग और भी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल सोशल स्कूल, सो डू सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो डू शेयर इट। इसके अपार्ट यू कैन ऑल्सो डाउनलोड एन एकेडमी ऐप, जहां पर आप बहुत ही एक्साइटिंग फीचर्स अनलॉक कर सकते हो। लाइक आप लोगों के पास में जो है ऑप्शन है रियल टाइम इंटरैक्शन का विथ यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज। यू कैन आस्क क्वेश्चंस यूजिंग क्वेश्चन टैब्स। आप लोगों के पास में लाइव पोल ऑप्शंस है फॉर क्विज। ऑल्सो यू गेट अ चांस टू विन स्कॉलरशिप थ्रू वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट। सो टू अनलॉक ऑल ऑफ दीज फीचर्स एंड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, डू यूज कोड SAKSHIV SAKSHIV। ऑल्सो आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे कि क्या चीज जो है चल रही है चैनल पर, क्या आ रहा है, कब किस टाइम पर आपको कौन सा वीडियो मिलेगा, सारी चीजें। आई होप सो ये सारी जो चीजें हैं ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है, एंड ये जो चैप्टर था वो भी अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। थैंक यू।